नमस्कार। मैं संतोष कुमार आज फिर से आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज के वीडियो का नाम होगा जन्म नियंत्रण। आप देख सकते हैं आज लिखा गया है और आज हम लोग सभी आदमी मिल करके आज हम सभी लोग मिल करके समझने वाले हैं कि जन्म नियंत्रण कैसे किया जाता है या जन्म नियंत्रण क्या होता है। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोगों ने जनसंख्या विस्फोट के बारे में बेहतरीन ढंग से समझा, तो आज जनसंख्या विस्फोट के बाद एक पॉइंट होता है, यानी जनसंख्या विस्फोट के तुरंत बाद हम लोगों को पढ़ना होता है जन्म नियंत्रण। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज को समझा कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है किसी क्षेत्र या किसी देश में अचानक जनसंख्या का बढ़ जाना या अचानक उसमें वृद्धि हो जाना। तो उसी का एक पार्ट 2 होता है जिसका नाम होता है जन्म नियंत्रण। तो उस पे नियंत्रण कैसे किया जाता है, जन्म पे नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी हमारे साथ सीखने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जन्म नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना यह बेहद जरूरी है कि जन्म नियंत्रण कहते किसे हैं। तो आप देख सकते हैं जन्म नियंत्रण की एक छोटा सा परिभाषा हम आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। लिखा गया है कि किसी भी दावा, उपकरण या विधि का उपयोग करके अन्य चाहे गर्भधारण को रोकना ही जन्म नियंत्रण होता है या जन्म नियंत्रण कहलाता है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है परिभाषा के तौर पे कि जन्म नियंत्रण की परिभाषा क्या होती है। तो बताया गया है कि किसी भी दावा, यानी दावा कोई भी हो, कोई भी दावा यानी किसी भी दावा, कोई भी उपकरण या किसी भी विधि का उपयोग करके अन्य चाहे गर्भ निरोधक यानी अन्य चाहे गर्भधारण को रोकना ही कहलाता है जन्म नियंत्रण। तो आपको याद रखना है कि किसी भी दावा, ठीक है, और किसी भी दावा के साथ कोई भी उपकरण या कोई भी उपकरण के साथ कोई भी विधि उपयोग करके अनचाहे गर्भधारण को रोका जाता है, उसी को कहा जाता है जन्म नियंत्रण। तो जन्म नियंत्रण की परिभाषा आप याद रखिएगा। और इसके बाद यहां लिखा गया है, आप इस पॉइंट पर देखिएगा कि निम्नलिखित साधनों को अपनाकर संतानोत्पत्ति को रोका जा सकता है। यानी संतानोत्पत्ति यानी संतानों की उत्पत्ति को कैसे रोका जा सकता है। तो संतानों की उत्पत्ति को रोकना संतानोत्पत्ति कहलाता है। ठीक है, यानी संतानोत्पत्ति, संतान उत्पन्न होता है तो उसको एक शब्द में कहते हैं संतानोत्पत्ति। तो यहां बताया गया है कि कौन कौन से तरीके को अपनाकर जन्म पर नियंत्रण पाया जा सकता है, अर्थात संतानोत्पत्ति को रोका जा सकता है, यानी संतानों की उत्पत्ति को रोका जा सकता है कौन कौन से तरीके को अपनाकर। तो देखिए आप लोगों के सामने कुछ हमने तरीका लिखा है और उसी तरीका को अपनाकर या उसी साधन को अपनाकर जन्म नियंत्रण पर कंट्रोल पाया जा सकता है, यानी नियंत्रण पाया जा सकता है, या जन्म पे नियंत्रण पाया जा सकता है, या संतान की उत्पत्ति को कम किया जा सकता है। तो आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से साधन है। तो साधन पे सबसे अधिक आपको फोकस करना है कि कौन कौन से साधन को अपनाएंगे तो जन्म नियंत्रण हो सकता है या संतान उत्पत्ति को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला विधि का नाम है प्राकृतिक विधि। ठीक है, तो सबसे पहला विधि आपको याद रखना है प्राकृतिक विधि। अब प्राकृतिक विधि होता क्या है, कैसे प्राकृतिक विधि से जन्म पर नियंत्रण पाया जा सकता है, संतानों की उत्पत्ति को कम किया जा सकता है। तो प्राकृतिक विधि में हमने लिखा है कि स्तनपान अनवर्त विधि में प्रसव के बाद जब तक स्त्री शिशु को स्तनपान कराती है तब तक अंडोत्सर्ग एवं मासिक चक्र शुरू नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर एक महिला एक बच्चे को जन्म दी है और जब तक वह महिला उस बच्चे को स्तनपान करा रही है, अपना दूध पिला रही है उस बच्चे को, तब तक प्राकृतिक विधि में बताया गया है कि उसका मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता है, यानी उसका महीना नहीं आता है, मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता है। तो जब मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होगा तो वह महिला गर्भधारण करने से बच सकती है। तो प्राकृतिक विधि में आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक विधि में बताया गया है कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है और वह महिला उस बच्चे को जब तक
स्तनपान कराती है, अपना दूध पिलाती है, तब तक उस महिला के मासिक चक्र नहीं आता है। और जब मासिक चक्र नहीं आएगा तो वह महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। तो यही बताया गया है प्राकृतिक विधि में। तो प्राकृतिक विधि में आपको याद रखना है कि एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद जब तक उस बच्चे को स्तनपान कराती है अर्थात अपना दूध पिलाती है, यानी इसमें कहा गया है 4 से 6 माह तक, कितना 4 से 6 माह तक उस महिला के शरीर में मासिक चक्र नहीं होता है। और जब मासिक चक्र नहीं होता है तो वह महिला गर्भधारण करने से बच सकती है। या आप प्राकृतिक विधि में यह भी याद कर सकते हैं कि आप संभोग नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे तो वह महिला गर्भधारण होने से बच जाएगी। तो प्राकृतिक विधि में आप अपने से पता कर सकते हैं, पता क्या आप जान सकते हैं कि अगर महिला है और महिला के साथ संभोग नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे तो वह महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी अर्थात गर्भधारण करने से बच जाएगी। तो ये कुली प्राकृतिक विधि में आपको याद रखनी है। दूसरा विधि का नाम है हार्मोनल विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है हार्मोनल विधि। आप देख सकते हैं हार्मोनल विधि में क्या होता है। यहाँ लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बनी गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला डी, इसके बाद माला एन बाजार में आसानी से उपलब्ध है। तो हार्मोनल विधियां में क्या होता है कि हार्मोनल विधियां में हार्मोन से बनी दवाइयां बाजार में आसानी से उपलब्ध है। और उसमें विशेष करके हार्मोन से बनी 2 दवाइयां के नाम लिखा गया है, आप याद रखिएगा, माला डी और माला एन। तो माला डी और माला एन 2 ऐसी दवा है जो हार्मोन से बनी है और बाजार में आसानी से उपलब्ध है। ये गोली जो है ना माला डी और माला एन, ये मासिक चक्र स्टार्ट होने के प्रथम दिन से ही लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है। तो माला डी और माला एन जो हार्मोनल दवाइयां हैं, हार्मोन से बनी दवाइयां हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अगर कोई महिला है और उसका मतलब मासिक चक्र आ गया है तो प्रथम दिन से ही इस दवा का सेवन करेगी और इस दवा का सेवन करते करते लगातार 21 दिनों तक अगर इस दवा का सेवन करती है तो वह गर्भधारण होने से बच जाती है, गर्भधारण करने से बच जाती है। और फिर पुनः 21 दिनों के बाद यानी जब फिर से उसके मासिक चक्र प्रारंभ होते हैं तो फिर से प्रथम दिन के बाद फिर से ये दवाइयाँ 21 दिनों तक लेना स्टार्ट करती है, तब वह जाकर महिला गर्भधारण करने से बच जाती है। तो याद रखिएगा माला डी और माला एन, ठीक है। और कितने दिन तक लिया जाता है याद रखिएगा, 21 दिनों तक ये दवाइयाँ जो हार्मोन से बनी है उसको लिया जाता है। इसके बाद इसके अलावा एक और दवा है जिसका नाम है सहेली। तो सहेली नामक एक अन्य गर्भ निरोधक गोली होती है जो हफ्ते में 1 बार ली जाती है। एक और दवा है जो हार्मोन से बनी है और आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और उस दवा का नाम है सहेली। तो सहेली नामक जो हार्मोन से बनी दवाइयां है गर्भधारण को रोकती है, तो इसको सप्ताह में 1 दिन लिया जाता है। और जब सप्ताह में 1 दिन लिया जाता है तो वह महिला गर्भधारण करने से बच जाती है। एक और दवा का नाम है अनवांटेड 72। आप देख सकते हैं एक और दवा है जो हार्मोन से बनी है जिस दवा का नाम है अनवांटेड 72। तो अनवांटेड 72 जो गोलियां होती है, दवाइयां होती है, ये भी बाजार में आसानी से उपलब्ध है और इसको 72 घंटे के बाद लिया जाता है। यानी 72 घंटे मतलब 3 दिनों के बाद। तो अनवांटेड 72 जो हार्मोन से बनी दवाइयां हैं इसको 72 घंटे के बाद लिया जाता है और 72 घंटे में 1 बार लिया जाता है, यानी 3 दिनों पे 1 बार लिया जाता है। तो ये सारे के सारे जितने हम दवाइयां बताए, माला एन, माला डी, सहेली और उसके बाद अनवांटेड 72। तो माला एन और माला डी मासिक चक्र के प्रथम दिन से ही 21 दिन लिया जाता है, जबकि सहेली नामक जो हार्मोन से बनी दवाइयां हैं वो सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। और एक और दवा है जो हार्मोन से बनी है अनवांटेड 72, इसको 72 घंटे के बाद यानी 72 घंटे में 1 बार लिया जाता है। इसके बाद दूसरा है यांत्रिक विधि या रोध विधि। तो आप लोगों को सबसे पहला विधि था प्राकृतिक विधि, दूसरा विधि था हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में हार्मोन से बनी दवाई लिया जाता है जिसमें माला एन, माला डी, सहेली और अनवांटेड आता है। इसके बाद है तीसरा साधन में यांत्रिक विधियां या रोध विधियां। तो यांत्रिक विधियां या रोध विधियां में क्या होता है तो आपको समझना है कि रोधक साधन द्वारा अंडाणु एवं शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोक दिया जाता है। तो रोधक विधि
या यांत्रिक विधि में क्या किया जाता है कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाता है। तो शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाता है, तो हम क्या उपाय करेंगे कि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इसके लिए एक और भी आप कह सकते हैं कि रबर से बना एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है कॉन्डोम, और यह कॉन्डोम बाजार में निरोध के नाम से बिकता है। ठीक है, अब आपको समझना है कि शुक्राणु अंडाणु से कैसे नहीं मिलेगा। तो जब कोई व्यक्ति अगर सेक्स करता है, संभोग करता है, तो वह व्यक्ति उपयोग करता है किसका, तो कंडोम का। जब वह व्यक्ति कंडोम का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, और उसके बाद सेक्स करता है, संभोग करता है, तो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है। और यह बताया गया है कि यह पतले रबर का बना होता है, जो कंडोम होता है पतले रबर का बना होता है, और पुरुषों के लिए रोधक साधन का काम करता है। ठीक है, ये पुरुषों के लिए कंडोम जो है ना, वो पुरुषों के लिए रोधक साधन का उपयोग करता है, यानी वो पुरुष ही यूज कर सकता है उसको। ठीक है, रबर का बना होता है। और सबसे खास बात है कि यह इसे एड्स से बचा जा सकता है। ठीक है, तो कंडोम का इस्तेमाल करने के बाद, सेक्स करने के बाद, संभोग करने के बाद एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये पुरुषों के लिए रोधक साधन विधि में आता है। ठीक है, तो पुरुषों के लिए रोधक साधन विधि में कंडोम इस्तेमाल किया जाता है जो रबर का बना होता है, बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसके बाद देखिए, और उससे हम बताए हैं आपको कि एक जानलेवा बीमारी होता है ना, एड्स, उससे रोका जा सकता है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि संभोग के समय शिश्न पर एक आवरण का कार्य करता है जिससे वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है। इससे एड्स से भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको देखना है कि पुरुषों के लिए रोधक साधनों को कंडोम कहते हैं, और बाजार में यह निरोध के नाम से उपलब्ध होता है। यह पतले रबर से बना होता है, और यह संभोग के समय शिश्न पर एक आवरण का कार्य करता है जिससे वीर्य योनि में नहीं प्रवेश कर पाता है, वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है, और इसे एड्स से भी बचा जा सकता है, और महिलाएं गर्भ धारण करने से बच जाती है। ठीक है, इसके अलावा संभोग के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढककर, ठीक ना, इसके अलावा यहां देखिए बचा जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डायफ्राम, एक और उपकरण आ गया जिसका नाम हो गया डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी, डायफ्राम हो गया और गर्भाशय ग्रीवा टोपी, दो उपकरण यहां आपको दिख रहा है। तो एक उपकरण आपने देखा क्या, कॉन्डोम, दूसरा उपकरण आप लोग को देखने के लिए मिलेगा डायफ्राम, तीसरा उपकरण आपको देखने के लिए मिलेगा गर्भाशय ग्रीवा टोपी। तो डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी ये मानव निर्मित उपकरण होता है, और मानव निर्मित उपकरण है जो रबर के बने होते हैं। और डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ऊपर आप लोगों ने क्या देखा था, निरोध या कंडोम देखा था, वो भी रबर का बना था, ये भी रबर का बना है। ठीक ना, और इसको संभोग के पहले गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक दिया जाता है। ठीक ना, तो डायफ्राम से या गर्भाशय ग्रीवा टोपी का उपयोग करके गर्भाशय को क्या करते हैं, यानी यहां देख सकते हैं संभोग के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढक दिया जाता है, और ढक करके शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोक दिया जाता है ना। और रोधक साधनों के साथ प्रायः शुक्राणु नाशक क्रीम या जेली का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको इस ढंग से समझिएगा कि कंडोम के अलावा क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम के अलावा गर्भाशय ग्रीवा टोपी है। इससे क्या होता है कि संभोग के पहले ही गर्भाशय ग्रीवा को ढक दिया जाता है, और गर्भाशय ग्रीवा को ढक देने के बाद शुक्राणुओं को प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। ठीक है, तो जब शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा तो अंडाणु को निषेचित नहीं करता है, और जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो कोई भी महिला गर्भ धारण करने से बच जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रोधक साधनों में या रोधक साधनों के साथ साथ प्रायः शुक्राणु नाशक क्रीम या जेली का भी उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ साथ एक क्रीम आता है या जेली आता है जिसका नाम होता है शुक्राणु नाशक। तो शुक्राणु नाशक क्रीम
या शुक्राणुनाशक जेली होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है गर्भधारण से बचने के लिए। यहां बताया गया है कि इससे गर्भ निरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जेली हो, क्रीम हो और शुक्राणुनाशक होता है, इससे क्या होता है कि इससे गर्भ निरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा आजकल एक विशेष प्रकार की विधि जिसका नाम गर्भाशय युक्ति होता है, गर्भाशय युक्ति होता है, का उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आजकल एक और विधि का उपयोग किया जाता है या किया जा रहा है जिसका नाम है गर्भाशय युक्ति विधि। तो गर्भाशय युक्ति विधि में क्या होता है कि इसके अंतर्गत लिम्पेस लूप, क्या लिम्पेस लूप, इसके साथ साथ कॉपर टी और इसके साथ साथ कॉपर 7 इत्यादि आते हैं। जो औरत गर्भधारण में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती है, वह महिला इस युक्ति का उपयोग कर सकती है। तो कहा गया है कि आजकल एक विशेष प्रकार की विधि जिसका नाम गर्भाशय युक्ति होता है का उपयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत लिम्पेस लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया इत्यादि का उपयोग करके महिलाएं गर्भधारण में देरी या बच्चों के जन्म में देरी कर सकती है। और यह जो युक्ति है ना, ये आदर्श गर्भ निरोधक है, आदर्श गर्भ निरोधक इसको माना गया है। लेकिन इसको लगाया कैसे जाता है, तो इसको अनुभवी नर्सों या अनुभवी डॉक्टरों के माध्यम से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यांत्रिक विधियां या रोध विधियां, सबसे पहले रोधक साधन के रूप में कंडोम इस्तेमाल होता है जो पुरुष कर सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को हमने बताया कि इसके साथ साथ डायफ्राम होता है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी होता है। ठीक है, और इसको संभोग के पहले गर्भाशय ग्रीवा को इससे ढक दिया जाता है और ढक दिया जाता है तो शुक्राणु का प्रवेश अंदर नहीं हो पाता है और महिलाएं गर्भधारण करने से बच जाती है। इसके बाद हमने आपको बताया कॉपर टी है, कॉपर 7 है। ठीक है, और एक और है जिसका नाम है लिम्पेस लूप। ठीक है, तो इस सब के उपयोग करने से, इस सब का प्रयोग करने से महिलाएं गर्भधारण करने से बच जाती है। ठीक है, तो ये था तीसरा विधि, तीसरा साधन जिसके द्वारा जन्म नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके बाद है चौथा साधन जिसका नाम है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में क्या होता है आप समझिए। रासायनिक विधि में क्या होता है कि इस विधि में, रासायनिक विधि में स्पर्मिसाइडल रसायन, देख लीजिएगा रसायन का नाम याद रखिएगा, स्पर्मिसाइडल। तो स्पर्मिसाइडल रसायन सर्विक्स के निकट लगा दिया जाता है और जब सर्विक्स के निकट लगा दिया जाता है तो लगा देने से संभोग के समय स्खलित वीर्य में मौजूद शुक्राणु अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आपको चौथा विधि समझना है, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में क्या होता है, तो रासायनिक विधि में एक रसायन होता है जिसका नाम होता है स्पर्मिसाइडल रसायन। तो स्पर्मिसाइडल रसायन सर्विक्स के निकट लगा दिया जाता है। अब जब सर्विक्स के निकट इस स्पर्मिसाइडल रसायन को लगा दिया जाता है तो जब व्यक्ति पुरुष संभोग करता है, सेक्स करता है, तो उस समय जो वीर्य निकलता है, वीर्य अस्खलित होता है और उसमें जो शुक्राणु मौजूद होते हैं उस शुक्राणु ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। तो जब वह शुक्राणु ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे तो अंडाणु को निषेचित नहीं करेंगे और जब अंडाणु को निषेचित नहीं करेंगे तो महिला प्रेग्नेंट होने से अर्थात गर्भधारण करने से बच जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा विधि है। रासायनिक विधि आप याद कर सकते हैं कि इस विधि में स्पर्मिसाइडल रसायन का उपयोग किया जाता है और वो भी सर्विक्स के निकट। तो जब सर्विक्स के निकट स्पर्मिसाइडल रसायन का उपयोग कर दिया जाता है तो संभोग करते समय जब वीर्य अस्खलित होता है तो वीर्य में उपस्थित शुक्राणु स्वतः अपने आप नष्ट हो जाते हैं और महिलाएं गर्भधारण होने से या गर्भधारण करने से बच जाती है। ठीक है, इसके बाद पांचवा और अंतिम साधन है जिसका नाम है सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि क्या होता है, तो इसमें आपको समझना है, सबसे आसान विधि है सर्जिकल विधि आप लोग को याद करने के लिए। इसमें क्या होता है सर्जिकल विधि में कि पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी कर दिया जाता है।
पुरुषों का नसबंदी कर दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत, या महिलाओं का नसबंदी कर दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत। किस विधि के अंतर्गत? सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि उसको कहते हैं जब एक पुरुष का नसबंदी कर दिया जाए या एक महिला का नसबंदी कर दिया जाए, तो ये होता है सर्जिकल विधि यानी ऑपरेशन। ठीक है, इस विधि में देखिए क्या होता है, हमने लिखा है कि पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी किया जाता है, दोनों का नसबंदी हो जाता है। अब देखिए पुरुष नसबंदी में क्या होता है, यहां से ध्यान रख रहा है कि पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से। तो पुरुष नसबंदी में पुरुष के शुक्र वाहिका को काट दिया जाता है। पुरुष नसबंदी में पुरुष के शुक्र वाहिका को काट दिया जाता है और काट कर उसको धागे से बांध दिया जाता है। और जब धागे से बांध दिया जाता है ना, तो धागे से बांध देने के बाद शुक्राणु, यहां देखिए धागे से बांध दिया जाता है, इससे शुक्राणु का प्रवाह स्त्री के योनि में नहीं हो पाता है और स्त्री गर्भ धारण करने से बच जाती है। एक बार फिर से समझेंगे लोग कि पुरुष नसबंदी में क्या होता है। तो पुरुष नसबंदी में पुरुष के शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है और जब धागे से बांध दिया जाएगा तो शुक्राणु का प्रवाह स्त्री के योनि में नहीं होगा और वह स्त्री गर्भ धारण करने से बच जाएगी। इसके बाद तो याद रखना है पुरुष के क्या काटा जाता है, तो पुरुष के शुक्र वाहिका को काटा जाता है, पुरुष के शुक्र वाहिका को। ठीक है, ये पुरुष का जनन अंग है शुक्र वाहिका। ठीक है, याद रखिएगा। महिला नसबंदी में क्या होता है, तो महिला नसबंदी में क्या किया जाता है कि स्त्री के फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है। देखिएगा, ध्यान से रखिएगा ये बातें याद। तो पुरुष में किसको काटा गया? शुक्र वाहिका को, जबकि स्त्री नसबंदी में किसको काटा जाता है? फैलोपियन नलिका को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि फैलोपियन नलिका में ही अंतिम रूप से निषेचन होता है। ठीक है, तो स्त्री के फैलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है और इससे शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। तो जब शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं करता है तो वह महिला गर्भ धारण करने से बच जाती है। यहां देखिए, यहां नोट में हमने दो बातें लिखे हैं और यहां से प्रश्न कई बार आया है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। तो पुरुष नसबंदी का नाम होता है वासेक्टोमी। याद रखिएगा, पुरुष नसबंदी को कहते हैं वासेक्टोमी, जबकि महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। याद रहेगा ना आपको, पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो आप लोगों को आज का जो वीडियो था इसका नाम था जन्म नियंत्रण। तो आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा जिसका नाम था जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट से ही रिलेटिव ये पॉइंट था जन्म नियंत्रण। तो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया और मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने इस पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझा भी होगा। तो अगर आपको अच्छा से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और कमेंट मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर आपका जो वीडियो है कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप जाइएगा यूट्यूब, अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाकर के सर्च कीजिए पीजिया क्लासेस बाय संतोष सर और उसको सब्सक्राइब के बटन के सामने उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत चल जाए। इसके बाद अगर आप इसको या इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइए और वहां सर्च कीजिए संतोष कुमार और जैसे संतोष कुमार सर्च कीजिएगा फॉलो का बटन दिखेगा, उस पर फॉलो कीजिए। सारे के सारे वीडियो आप वहां भी देख सकते हैं। तो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और फिर इंतजार कीजिए कल के वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।